अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लासेस में हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। 5 स्टेजेस होती है। करंट सिचुएशन का एनालिसिस, फ्यूचर का एनालिसिस, ऑल्टरनेटिव का एनालिसिस, बेस्ट ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन और एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। अपन उसके बारे में बात कर रहे थे कि अलग अलग लेवल्स होते हैं। टॉप मैनेजमेंट में भी 3 लेवल, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शन, तीनों के मैंने बारे में बात बताई है तुम्हें, काफी बार बात हो चुकी है इस बारे में। उसके बाद उसके कुछ एडवांटेज होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके के, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये होते हैं कि बोर्ड अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। उसके अलावा सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो सबको एक डायरेक्शन के बारे में पता होता है, एक रोड मैप के बारे में पता होता है। और उसके अलावा हम अपनी प्रोग्रेस को भी मेजर कर सकते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं। डिसएडवांटेज है कि फ्यूचर के बारे में पता लगाना मुश्किल है और फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। उसके अलावा वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे हमेशा, कभी भी इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। प्लानिंग की बात करें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम देखो करंट सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं। तो करंट सिचुएशन का एनालिसिस में इंटरनल एनालिसिस होता है, ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस होता है, एक्सटर्नल एनालिसिस होता है, और उसके बाद उसकी समरी तैयार कर ली जाती है। उसके बाद हम उसके लिए गोल बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। मैनेजमेंट और प्लानिंग के बीच में मैंने तुम्हें डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया था, तो तुम्हें एक बार पढ़ के देख लेना। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगे, क्योंकि इस पे है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बीच में जो डिफरेंस है ना, इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वगैरह, इसके बारे में बात कर रहे थे अपन। तो पहला टाइप है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर एक ही फंक्शन के लोग बैठे, एक ही तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले लोग बैठे, उनको फंक्शनल स्ट्रक्चर बोला जाता है। जियोग्राफिक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले लोग हो और वो एक ही लोकेशन पर हो, तो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर। और लास्ट हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहां पर दो लोग होते हैं, दो डिपार्टमेंट होते हैं, दो डिवीजन होते हैं, जो अथॉरिटी होती है जिनकी, ठीक है। और वो लोग ही डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमें रिसोर्सेज को लोकेट करना है, वो लोग डिसाइड करते हैं रिवॉर्ड्स एंड प्रोग्राम्स क्या होंगे, वो लोग एक्टिविटीज को मिलकर डिसाइड करते हैं। अच्छा, कुछ फायदे भी होते हैं। कम्युनिकेशन करना आसान होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज अपने रिजल्ट को विजिबली देख सकते हैं, आराम से दिखाई देता है, क्योंकि सब अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो सब अपने अपने रिजल्ट को वो देख सकते हैं वहां पर। प्रोजेक्ट को मैनेज करना आसान होता है, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट को मिलकर दो लोग कर रहे हैं, ठीक है। और डायनेमिक अगर स्ट्रक्चर है तो वहां पर ये काम करता है, क्योंकि चेंज अगर एनवायरनमेंट में होता है ना, तो बाकी सब लोग भी चेंज करने को रेडी होते हैं वहां। अच्छा, उसके अलावा प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों तरफ इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कॉस्ट अप्रोच ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट पोजीशन ज्यादा होती है। और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है, अगर दो लोगों की अथॉरिटी है ना, ड्यू लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक एक पॉइंट को ऐसा समझो। मैं तुम्हें कल मेरे पास काफी 3 4 5 स्टूडेंट के मैसेज आए थे, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था। एक प्रॉब्लम वो पूछ रहे थे, बोला सर एग्जाम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो लोग ये पूछ रहे थे मेरे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे मैं तुम्हें कोई पेपर दिखा देता हूँ, जैसे हम यही पेपर देख लेते हैं। हमारे पास ये रहा दिसंबर 2019 का पेपर है, और दिसंबर 2019 के पेपर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये रहा पार्ट। तो इसमें है ना 6 क्वेश्चन तो आएंगे तुम्हारे एमसीक्यू, अगर ये पुराना वाला पैटर्न चला तो, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू के आएंगे, एमसीक्यू के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म स्ट्रेटेजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, व्हाट डू यू मीन बाय कंटीजेंसी प्लानिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू। जैसे अभी तक हमने एसबीयू नहीं पढ़ा है, अभी तक हमने ना इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा। ये देखो, ये पढ़ा है, नहीं कोई भी नहीं पढ़ा है हमने इसमें से। देखो, तो अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, एसबीयू पढ़ने वाले हैं, जैसे नेक्स्ट टॉपिक एसबीयू होगा अपना। व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू। और अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो हम एसबीयू में पढ़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तुमसे कोई केस स्टडी बनाकर, कोई घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन देखोगे, तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि अभी जो हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ी है हमने, वो इंटरनल एनालिसिस करते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, समरी तैयार करते हैं, उसकी स्टेजेस के बारे में क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो ये क्वेश्चन है
कि एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एसबीयू। तो देखो एसबीयू मैंने तुम्हें बताया था, अभी पढ़ेंगे वहां पर हम एडवांटेज भी पढ़ेंगे, वहां पर हम डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे। उसके अलावा देखो अभी हमने इसके बारे में बात की है, मैंने तुम्हें बताया था ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बीच में डिफरेंसेस बताओ। ठीक है, अभी जैसे हमने ये नहीं पढ़ा मिशन वगैरह बीसीजी मॉडल, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे कभी घुमा फिरा कर नहीं पूछते कि कोई तुम्हें केस दे दिया कोई, या कोई तुम्हें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी और फिर तुमसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आए। डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंपनी मिशन, इससे ज्यादा डायरेक्ट और कुछ नहीं हो सकता क्वेश्चन। डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ बीसीजी मॉडल, इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो तुम लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कोई घुमा फिरा कर, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहां पर है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, अगर तुम्हें पता है तो हाइब्रिड का मतलब हो गया मिक्स। अब हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वहां पर है ना केवल एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर काफी नहीं होता। यानी वो केवल अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करे तो भी दिक्कत है, अगर वो केवल जियोग्राफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करे तब भी दिक्कत है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जियोग्राफिक और फंक्शनल को मिक्स कर दे। वो केवल फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करे तो प्रॉब्लम, वो केवल जियोग्राफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करे तो भी प्रॉब्लम। तो वो क्या करते हैं, जियोग्राफिक और फंक्शनल स्ट्रक्चर दोनों को मिक्स कर देते। ठीक है, अब मिक्स होने की वजह से क्या होगा, मिक्स होने की वजह से जैसे कॉलेज ले लो, तुम कॉलेज का एग्जांपल ले लो, तो कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, जैसे एक केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, जैसे एक कॉमर्स का डिपार्टमेंट हो गया, ये एक आर्ट्स का डिपार्टमेंट हो गया, एक साइंस का डिपार्टमेंट हो गया, एक क्लरिकल स्टाफ बैठता है वो डिपार्टमेंट हो गया, एक लाइब्रेरी हो गई। अलग अलग डिपार्टमेंट भी है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट एक ही जगह पर भी है, उनकी लोकेशन एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है तुम्हारी कॉलेज की लाइब्रेरी 2 किलोमीटर आगे है और कॉलेज का जो क्लरिकल स्टाफ है वो कहीं 2 किलोमीटर आगे और दूसरी जगह बैठता है, ऐसा नहीं, सब एक ही जगह पर, लोकेशन एक ही है लेकिन फंक्शन वाइज जमा हुआ है सब। ठीक है, एक डिपार्टमेंट दे रखा है तुमने, साइंस को, कॉमर्स को, आर्ट्स को, ऐसे ऐसे दे रखा है। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर अगर होता है ना, जहां पर, ध्यान से सुनो, जहां पर फंक्शनल और जियोग्राफिक दोनों को मिक्स कर दिया जाए, तो फंक्शनल और जियोग्राफिक दोनों को मिक्स कर दिया जाता है ना, तो जो नया टाइप का स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन। अब हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखना, देखो यहां पर बोल रहा है कि है ना, यहां पर है ना मिक्स एंड ब्लेंड किया जाता है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स को, और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म दो तरह की होती है, फंक्शनल और जियोग्राफिक। अब हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, फायदा है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन बनाना। देखो सिर्फ फंक्शन अगर फॉलो करोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि अगर सिर्फ फंक्शनल फॉलो कर रहे हो तो तुम है ना एक ही जगह पर सारी यूनिट्स को नहीं रख सकते। अगर सिर्फ जियोग्राफिक फॉलो करोगे तो नुकसान होगा, क्योंकि सब चीजें फैली हुई होगी फिर। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। अब दोनों को मिक्स करने से क्या होगा कि जो नुकसान होने वाले हैं ना, दोनों स्ट्रक्चर के जो डिसएडवांटेजेस थे, दोनों को मिक्स करने की वजह से वो दोनों स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज खत्म हो। जैसे तुम ऐसा सोचो, हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ने के लिए है ना ना घोड़ा काम आता है ना डंकी काम आता है ना, ना घोड़ा ना गधा, म्यूल काम आता है, खच्चर काम आता है। अब खच्चर होता है हाइब्रिड होता है। अब जैसे है ना वो डोंकी और घोड़े से मिलकर बना होता है, तो डोंकी है ना वजन उठा सकता है, ठीक है, घोड़ा पहाड़ पर चढ़ सकता है। तो उसमें दोनों ही कैपेसिटी होती है, दोनों ही एबिलिटीज होती है उसमें, वो वजन भी उठा सकता है और वो पहाड़ पर भी चढ़ सकता है। तो इससे फायदा क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से फायदा क्या होता है कि जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज होते हैं ना, वो मिक्स करने की वजह से वो डिसएडवांटेज खत्म हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर पढ़ लो, देखो यहां पर भी लिखा हुआ है सेम वही चीज। अ सिंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उसमें सिंगल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन से काम नहीं चलता। तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो यूनिट्स के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ना बदलते रहते।
मैचिंग द स्ट्रक्चर, वो मैच करते रहते हैं, ठीक है, वो चेंज करते रहते हैं चीजें। तुमने जैसे सुना होगा ना, मैचिंग शॉप्स होती है, ठीक है, मैचिंग शॉप्स होती है, लेडीज के लिए होती है वो शॉप्स। तो वो क्या होती है, वो अपनी जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं उस तरह के वो है ना मैचिंग की चीजें खरीदते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या हो गया, वो एक तरह का एक तरह से मालूम वो हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है एक तरह से। वहां पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वहां पे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वहां पे यूनिट के अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर दी जाती है, ठीक है, बदलती रहती है वहां पर। अच्छा, वहां पर जो फॉर्म होती है ना, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना, उसमें मैंने तुम्हें बताया कि फंक्शनल और डिविजनल, डिविजनल का मतलब जियोग्राफिकल या लोकेशनल, उन दोनों को है ना मिक्स कर दिया जाता। इट इज ए मिक्स फॉर्म, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ए मिक्स फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन दैट अडॉप्ट्स बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर एट द सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल को और जियोग्राफी को दोनों को मिक्स कर दिया जाता है और एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट है एसबीयू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एसबीयू स्ट्रक्चर है ना, बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वेरी वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस हो गया, जैसे जैसे अपना ये पीरामल ग्रुप हो गया, जैसे अडानी वाला ग्रुप हो टाटा। गया, ठीक है, टाटा ग्रुप हो गया, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है यूनिलीवर का ग्रुप हो गया। तो बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वेरी 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 लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन एसबीयू स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। अब एसबीयू स्ट्रक्चर क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लो। एसबीयू स्ट्रक्चर होता है जहां पर अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट को, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट को अलग अलग लोग मैनेज करते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते। यहां पर फंक्शनल डिपार्टमेंट नहीं बनते, अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग डिपार्टमेंट। जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, आईसीआईसीआई बैंक बहुत बड़ा बैंक है। तो बैंक में है ना, बेसिकली 4 तरह की एक्टिविटीज फॉलो की जाती है। बैंकिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, और ऐसा मान लो तीसरी एक्टिविटी, 3 तरह की मान लो, एक इंश्योरेंस एक्टिविटी और, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस, ठीक है। आईसीआईसीआई ने क्या कर रखा है, अपनी 4 अलग अलग यूनिट्स बना रखी है। आईसीआईसीआई बैंक, तो उसमें आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड सर्विसेज ऑपरेट की जाती है, जहां पर लोग अपना खाता खुलाते हैं, पैसा जमा कराते हैं, पैसा निकालते हैं, लोग वहां से लोन वगैरह भी लेते हैं, ठीक है, डिपॉजिट भी कराते हैं। तो वहां पर ये सारी चीजें फॉलो की जाती है। दूसरा है आईसीआईसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में होता है, तो वो आईसीआईसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज में। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब प्रूडेंशियल में किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। और एक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, लोम्बार्ड में किया जाता है जनरल इंश्योरेंस। 4 कैटेगरी बना दी उन लोगों ने, बैंकिंग अलग कर दिया, फाइनेंस अलग कर दिया, जनरल इंश्योरेंस अलग कर दिया, और हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अलग कर दिया। अब उनके 4 कैटेगरीज बना दी और 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना दी उन्होंने। एक बना दिया आईसीआईसीआई बैंक, एक बना दिया लोम्बार्ड, एक बना दिया आईसीआईसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज, और एक बना दिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो यहां पर क्या किया जाता है, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एचडीएफसी में भी ऐसा ही है। एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक अलग है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अलग, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज अलग है। एचडीबी का अलग तरह का काम है, एक और है इंश्योरेंस वाला एचडीबी, ठीक है। तो सबके अलग अलग बना दिया उन लोगों ने। जैसे रिलायंस के बहुत सारे काम है ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, रिलायंस कम्युनिकेशन को अलग कर दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को अलग कर दिया, रिलायंस पेट्रोलियम को अलग कर दिया, रिलायंस केमिकल को अलग कर दिया, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग कर दिया, सब चीजें अलग अलग कर दी। टाटा के बहुत सारे काम है, टाटा स्टील को अलग कर दिया, टाटा मोटर्स को अलग कर दिया, टीसीएस को अलग कर दिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को अलग कर दिया, तो सब अलग अलग काम कर दिया। तो इससे इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जाता है एसबीयू स्ट्रक्चर। तो एसबीयू स्ट्रक्चर में क्या होता है, अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं उनके लिए। जैसे यूनिलीवर ने बना रखे, इससे एग्जांपल दे रखा है, यूनिलीवर ने मान लो 3 डिपार्टमेंट बना रखे, कॉस्मेटिक के लिए अलग बना रखा है, फूड प्रोडक्ट्स के लिए अलग बना रखा है, बेवरेजेस के लिए अलग बना रखा है।
कॉस्मेटिक्स में ही एफएमसीजी आता है, ध्यान रखना, एफएमसीजी अलग से नहीं आते। यूनिलीवर का इंडिया में सबसे बड़ा काम है एफएमसीजी का, ठीक है। वैसे कंपनी का नाम ही हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अब खैर हिंदुस्तान यूनिलीवर अब यूनिलीवर हो चुका है, लेकिन है ना यूनिलीवर इंडियन कंपनी नहीं, ठीक है। जहां तक मेरे को ध्यान है ना, यूनिलीवर यूके बेस्ड कंपनी है। तो जैसे यहां पर मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर ने क्या कर रखा है अपना, 3 अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है, कॉस्मेटिक, फूड प्रोडक्ट और बेवरेजेस, ठीक है। अब अगर मान लो वो शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ऐसे कोई वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, तो वो कॉस्मेटिक वाली कैटेगरी में डाल देगी, ठीक है। अगर मान लो वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में, जैसे मान लो बिस्किट है, ठीक है, स्नैक्स है, और भी कोई चीज है फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी में अगर कोई आता है तो वो उसमें डाल देगी, ठीक है। या फिर अगर कोई बेवरेजेस है तो वो उस कैटेगरी में डाल देगी, कॉफी वगैरह है तो वो उस कैटेगरी में डाल देगी। तो यहां पर क्या होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एसबीयू बनाती है, तो वो क्या करती है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को, अलग अलग तरह के सर्विसेज को अलग डिपार्टमेंट में डाल देती है। जैसे तुमने देखा होगा रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस फ्रेश। अब रिलायंस फ्रेश में मिलेगी ग्रोसरी और सब्जियां, रिलायंस डिजिटल में मिलेंगे मोबाइल लैपटॉप्स, रिलायंस फुटप्रिंट्स में मिलेंगे शू सैंडल्स। तो उसने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी उन चीज, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को फिर कहा जाता है एसबीयू स्ट्रक्चर। अब एसबीयू स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक से और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, समझना है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहला पॉइंट दे रखा है, ये सिंगल बिजनेस होता है, या तो सिंगल बिजनेस को अलग कर देंगे, या फिर जो रिलेटेड बिजनेस है ना उनको कलेक्ट करके, उनको एक साथ करके अलग कर देंगे। जैसे है ना, या तो जैसे जैसे मान लो पेट्रोलियम, उन्हें अब बिल्कुल ही अलग कर दिया, और मोबाइल फोन का बिजनेस है बिल्कुल अलग कर दिया। अब मान लो वो मोबाइल फोन के साथ वो लैपटॉप भी लॉन्च करना चाहते हैं, लैपटॉप भी सेल करना चाहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो उस लैपटॉप वाले बिजनेस के लिए नया बिजनेस नहीं बनाए, वो उसी में जोड़ दे, जो डिजिटल वाला बिजनेस है ना उसी में जोड़ दे, ठीक है। मान लो वो ईयरफोन्स भी सेल करना चाहते हैं, तो वो नया बिजनेस में नहीं बनाए, वो जो डिजिटल वाला बिजनेस है, रिलायंस डिजिटल वाला बिजनेस है, उसी में वो ऐड कर। तो या तो वो क्या करे, सिंगल सिंगल बिजनेस को अलग कर दे, या फिर रिलेटेड बिजनेस को एक साथ करके उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दे। अब इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि उन डिपार्टमेंट्स की इंडिपेंडेंट प्लानिंग की जा सकती है, उन डिपार्टमेंट्स की स्पेसिफिक प्लानिंग की जा सकती है, उनको किसी और डिपार्टमेंट से, यानी और डिपार्टमेंट के बारे में ज्यादा सोचने करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो कि अगर वो एसबीयू स्ट्रक्चर नहीं बना, मान लो रिलायंस अगर एसबीयू स्ट्रक्चर नहीं बना, ठीक है, या ऐसा मान लो अमूल, अमूल भी बड़ी कंपनी है, अमूल का भी एसबीयू स्ट्रक्चर चलता है। मान लो अगर अमूल एसबीयू स्ट्रक्चर नहीं बना, अमूल ने एसबीयू स्ट्रक्चर बना रखा है, अमूल के जैसा मिल्क प्रोडक्ट वाली कैटेगरी अलग है, अमूल चॉकलेट वाली कैटेगरी अलग है, अमूल बेवरेजेस भी आते हैं उसकी कैटेगरी अलग है। तो अमूल ने अलग अलग कैटेगरीज के एसबीयू बना रखे। अब मान लो अमूल ऐसा नहीं करे, अमूल ऐसा नहीं करे, तो है ना, अमूल, पूरे अमूल ग्रुप की बात कर रहा हूं, पूरे अमूल ग्रुप का कंपटीशन हो जाएगा नेस्कैफे से, पूरे अमूल ग्रुप का कंपटीशन हो जाएगा नेस्ले, यानी नेस्ले नेस्कैफे, पूरे अमूल ग्रुप का कंपटीशन हो जाएगा सरस से, पूरे अमूल ग्रुप का कंपटीशन हो जाएगा मदर डेयरी से, पूरे अमूल ग्रुप का कंपटीशन हो जाएगा कैडबरी से, पूरे अमूल ग्रुप का कंपटीशन हो जाएगा पार्ले से, पूरे अमूल ग्रुप का कंपटीशन हो जाएगा किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन अगर वो एसबीयू स्ट्रक्चर बना के सारे को अलग अलग कर देता है, अब अमूल ग्रुप का कंपटीशन नहीं, तो अब अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ना उसका कंपटीशन होगा सरस से, उसका कंपटीशन होगा मदर डेयरी से, उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा पार्ले जी से, क्योंकि पार्ले जी डेयरी प्रोडक्ट सर्व नहीं करता। उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा नेस्ले से, उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा कैडबरी से, क्योंकि वो चॉकलेट सर्व नहीं करता। अब मान लो अमूल ने एक अलग से एसबीयू बना रखा है, अमूल चॉकलेट के नाम से, ऐसा मान लो अमूल ने एक चॉकलेट के नाम से एसबीयू बना रखा है। अब चॉकलेट में उसका कोई कंपटीशन नहीं है सरस से, वो क्यों कॉम्पीट करेगी सरस से, या वो क्यों कॉम्पीट करेगी, अमूल कंपनी क्यों कॉम्पीट करेगी मदर डेयरी से, वो कंपटीशन करेगी पार्ले जी से, वो कंपटीशन करेगी कैडबरी से, वो कंपटीशन करेगी नेस्ले से, उस तरफ कंपटीशन होगा। अमूल की आइसक्रीम आती है, अब आइसक्रीम का अमूल ने अलग से एसबीयू बना रखा है,
तो अमूल आइसक्रीम का अलग एसबीयू बना रखा है, तो वो पार्ले जी से लड़ने वाली बात ही नहीं है उसमें, क्योंकि उसको पार्ले जी के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि पार्ले जी आइसक्रीम नहीं देता। उसको कैडबरी के बारे में नहीं सोचना, उसको नेस्ले के बारे में नहीं सोचना, उसको मदर डेयरी के बारे में नहीं सोचना, वो आइसक्रीम प्रोवाइड नहीं करवाते। फिर उसको सोचना पड़ेगा हैवमोर के बारे में, उसको सोचना पड़ेगा वाडीलाल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, एसबीयू स्ट्रक्चर का फायदा ये होता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक है कि आप अलग अलग बिजनेस को अलग अलग कर लेते हो, और अलग अलग बिजनेस को अलग अलग करने से उनकी इंडिपेंडेंट प्लानिंग की जा सकती है। उनके प्लानिंग के बारे में किसी और बिजनेस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप उनके लिए कोई प्लान्स बनाते हो। ठीक है, और आगे दिया हुआ भी है यहाँ पर कि उनकी जो प्लानिंग है ना, वो स्टैंड अलोन हो सकती है। ठीक है, स्टैंड अलोन का मतलब, स्टैंड का मतलब खड़ी हुई, अलोन का मतलब एक अकेली। ठीक है, इकलौती बोलते हैं वैसे इसको। तो उनकी जो प्लानिंग है ना, स्पेसिफिक प्लानिंग हो सकती है बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्लान बना रही है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद की प्लानिंग खुद कर सकते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, इनके खुद के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मैंने तुम्हें भी बताया, एग्जांपल देके बताया। अमूल डेयरी के खुद के कॉम्पिटिटर्स हैं, अमूल चॉकलेट बिजनेस के खुद के कॉम्पिटिटर्स हैं, अमूल आइसक्रीम वाले बिजनेस के खुद के कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर वो एसबीयू नहीं बनाए तो सारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, फिर उनके अलग अलग कॉम्पिटिटर्स नहीं रहे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप अलग अलग एसबीयू बना रहे हो तो उनके मैनेजर्स भी अलग अलग होंगे, जो जो रेस्पॉन्सिबल होंगे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की प्लानिंग में और उसकी परफॉर्मेंस में। ठीक है, और वही लोग कंट्रोल करेंगे प्रॉफिट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स को, वो लोग कंट्रोल करेंगे ऐसे फैक्टर्स को जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, जिनसे उन एसबीयू को प्रॉफिट, वो उसको कंट्रोल करेंगे वहां पर। तो एसबीयू स्ट्रक्चर क्या होता है, एसबीयू स्ट्रक्चर कि आपके पास है ना, बहुत सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट होते हैं, तो आप क्या करते हो, उन कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट को या तो अलग अलग कर लेते हो, या रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एक साथ कर लेते हो, और आप अलग अलग बिजनेस बना देते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हो। अब उससे फायदा क्या है, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाओगे तो उनकी इंडिपेंडेंट प्लानिंग कर पाओगे, उनके अपने अपने कॉम्पिटिटर्स होंगे, और उसके अलावा वो लोग है ना, खुद की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग खुद बना सकते हैं बिना किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को सोचे, और वो वहां पर कंट्रोल भी कर सकते हैं स्पेसिफिक बिजनेस को। एडवांटेज दिए हुए यहाँ पर, तो एडवांटेज देखो एक तरह से अपन ने समझ लिए, वही एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है कि सारे बिजनेस के यूनिट हेड अलग अलग होते हैं, यूनिट हेड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल एसबीयू। तो सारे बिजनेस के यूनिट हेड अलग अलग होते हैं ना, तो वो अकाउंटेबिलिटी उनके बीच में ज्यादा प्रमोट होती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने जैसे इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि मान लो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं लेकिन कोई यूनिट हेड नहीं है, कोई यूनिट हेड नहीं है। मान लो कि जैसे ना, मुकेश सर को कॉस्टिंग का यूनिट हेड बनाते हैं, अनिल सर को अकाउंट्स का यूनिट हेड बनाते हैं, प्रतीक सर को लॉ और उससे रिलेटेड डिवीजन का यूनिट हेड बनाते हैं, मेरे को ऑपरेशन मैनेजमेंट का यूनिट हेड बनाते हैं। अब यूनिट हेड है हम लोग, तो हम लोग अपने सब्जेक्ट के लिए अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल होने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, अभी मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, मैं फिर तुम्हारे टेस्ट वगैरह ले लूंगा, मैं एक बार उसके बाद रिवीजन करवा लूंगा, दैट्स इट, मेरा काम खत्म। ठीक है, इतना ही है अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मेरे और सचिन सर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें इतना ही, कि वो मैं उनके पढ़ा लूंगा, मैं एक बार कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, एक बार मैं टेस्ट सीरीज ले लूंगा, लास्ट में टेस्ट सीरीज ले लूंगा, और एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा सब चीजों, खत्म। लेकिन अगर उन्होंने मेरे को अकाउंट हेड बना रखा है तो अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब मेरी स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मेरी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, कि तुम लोगों के ऑपरेशन मैनेजमेंट में बाकी और सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स आए। ठीक है, वैसे तो मैं ना इसको ऐसे मत लेना कि बोला सर अब आप क्या अकाउंटेबल नहीं हो क्या, मैं अकाउंटेबल अभी भी हूं। ठीक है, मैं अकाउंटेबल अभी भी हूं, लेकिन यहां पर क्या होता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा रहा था, ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह से होता है। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप अलग अलग एसबीयू स्ट्रक्चर, यानी आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हो ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हेड अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए ही अकाउंटेबल होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, वो अगर रेस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर एसबीयू के लिए, वो अगर एक इंडिविजुअल एसबीयू के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, यहां पर है ना, बहुत सारी मैनेजमेंट पोजीशंस होती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सीईओ है, तो बहुत सारी
मैनेजमेंट पोजीशन होती है, तो बहुत सारी मैनेजमेंट पोजीशन होने की वजह से करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था क्लास में, मैंने तुम्हें बताया था सुंदर पिच्चई गूगल का सीईओ था। ठीक है, गूगल एक सिस्टम का कंसर्न है, गूगल नीचे वाली कंपनी है, उससे ऊपर वाली जो बड़ी कंपनी है वो अल्फाबेट है। उसने अच्छा काम किया, उसको अल्फाबेट का सीईओ बना दिया, उसको अल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक अपने सीएमए, जैसे मान लो अपने इंस्टीट्यूट में सीएमए सीएस चलता है, तो सीएमए का कोई सीईओ नहीं है, सीएस का कोई सीईओ नहीं है, और सीए का कोई सीईओ नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो अपने सीएमए के स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, रैंक्स अच्छी आ रही है, और उसके परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा मान लो कि उनके परफॉर्मेंस पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो मुकेश सर है, तो मुकेश सर को उठा के कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का सीईओ बना दिया, यानी कॉस्ट अकाउंट इंस्टीट्यूट का सीईओ बना दिया। अब फायदा है क्योंकि मैनेजमेंट पोजीशन ज्यादा है, वो मैनेजर थे ऑलरेडी, वो मैनेजर थे, कॉस्टिंग के मैनेजर थे। ठीक है, तो उनको पूरे सीएमए का मैनेजर बना दिया। तो करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट की पोजीशन ज्यादा होती है। अब मैनेजमेंट की पोजीशन ज्यादा है, आप अपने बिजनेस के लिए अकाउंटेबल हो, आप अपने बिजनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट कमाकर दे रहे हो, तो आपको वो वहां पर प्रमोट करके और बड़ा बना देंगे। ठीक है, तो फ्यूचर में आप फर्दर हायर इन द स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ बढ़ सकते हो, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। अच्छा, उसके अलावा अगर एक बंदा एक ही बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है तो वो ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाएगा मैन्युफैक्चरिंग को, मार्केटिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, वो ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल कर पाए अगर एक बंदा एक ही बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। मान लो मेरे को बना रखा है, मान लो मेरे को ऐसा एग्जांपल बना रखा है, सीए का हेड बना रखा है, तो सीए का हेड हूं तो मैं ज्यादा बेटर तरीके से सीए को प्रमोट कर पाऊं। अगर मान लो मेरे को सीए सीएमए सीएस तीनों का हेड बना रखा है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं सीए को प्रमोट करूं, मैं सीएस को प्रमोट करूं, मैं सीएस सीएमए को प्रमोट करूं, तो मैं तीनों के साथ ही न्याय नहीं कर पाऊंगा, तीनों के साथ ही जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, और मेरे को प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर मेरे को एक का हेड बना रखा है तो मैं उस बिजनेस को ज्यादा बेटर तरीके से प्रमोट करूं। उसके अलावा अगर कोई नया प्रोडक्ट तुम्हें लॉन्च करना है, तुम्हें एक्सपेंशन करना है, नई सर्विसेज तुम्हें लॉन्च करनी है, तो फायदा है, तुम्हें उसके लिए नया नया कोई ब्रांच बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है या कुछ सोचने करने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी तुम्हारे पास में वहां पर अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई है ना, उनमें तुम्हें उसे ऐड कर सकते हो। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, मान लो रिलायंस ने अपना डिजिटल स्टोर खोला, वो अभी मोबाइल और लैपटॉप बेच रहे थे, अब मान लो वो चाहते हैं टैबलेट्स भी बेच, क्योंकि टैबलेट की डिमांड भी बढ़ गई है पिछले 2-3 सालों में कोरोना के बाद। पहले टैबलेट कोई नहीं परचेज करता था, अब टैबलेट की डिमांड बढ़ गई है क्योंकि टैबलेट कैरी करने में आसान होता है, उसमें अपना ये कीबोर्ड वगैरह सब ऐड हो जाता है, ब्लूटूथ कीबोर्ड वगैरह ऐड हो जाता है, तो वो ज्यादा आसान होता है यूज करना उसको, ज्यादा अच्छा। वो आजकल उसमें एचडीएमआई वाले आउटपुट भी आ गए, तो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो उसी से अपनी प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं वहां पर, जो अपने क्या बोलते हैं इनको, प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, उन प्रोजेक्टर्स से वो कनेक्ट हो जाते हैं प्रेजेंटेशन। तो टैबलेट्स की डिमांड बढ़ गई, अब रिलायंस ये चाहता है वो टैबलेट्स भी बेचे, तो वो नया नया कोई बिजनेस नहीं बनाएगा, नया कोई एसबीयू नहीं बनाएगा, वो रिलायंस डिजिटल में ही ऐड कर देगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन अगर करते हैं ना तो हमें इस चीज का फायदा मिलता है, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट जो भी हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं उसका रिलेटेड अनरिलेटेड और अनरिलेटेड बिजनेस पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको इधर उधर कर सकते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि मैनेजमेंट पोजीशन ज्यादा होने की वजह से है ना, सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है, और सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है ना तो कॉस्ट अप्रोच यानी कॉस्ट बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो मेरे को पढ़ाने का पैसा भी दे रहे हैं और मेरे को मैनेज करने का पैसा, अभी तो मेरे को सिर्फ पढ़ाने का पैसा मिल रहा है। ठीक है, मान लो मेरे को हेड बना दे और मेरे को मैनेज करने का पैसा भी दे, खर्चा बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा बढ़ेगा तो ये अच्छी बात नहीं है, डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरा, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक डिवीजन का अपना अपना तरीका होता है कस्टमर को टैकल करने का। ठीक है, यहां पर देखो लिखा हुआ भी है, ईच यूनिट मे वर्क इन 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 इट्स ओन वे टू हैंडल सिचुएशन। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक डिवीजन का, हर एक फंक्शन का अपना अपना तरीका होता है कस्टमर को टैकल करने का, और इन अलग अलग तरीकों की वजह से इनकंसिस्टेंट अप्रोच बन जाती है। हाँ, ठीक है, मैं जैसे है ना, मेरे को रिलायंस जियो पसंद है, ठीक है, मैं खुद बात करूं तो मेरे को रिलायंस जियो पसंद है, लेकिन मेरे को रिलायंस फाइबर है ना, स्कैम लगता है हमेशा।
रिलायंस फाइबर 2 कौड़ी की सर्विसेज देता है। इवन फाइबर जब लॉन्च हुआ था हमारे एरिया में भी आया था, तो हमारे एरिया में आके वो 2300 रुपए 2400 रुपए जहां तक मेरे को ध्यान है वो डिपॉजिट ले गए थे हमसे, ठीक है, और कहा था कि 10-12 दिन में लगा देंगे। फिर 1 महीना निकल गया, फिर मैंने उनको फोन किया, बोला क्या हुआ, बोला आपके एरिया का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बंदा है वो परमिशन नहीं दे रहा हमको वहां पर लाइन डालने की, ठीक है, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा। फिर 1 महीना निकल गया, फिर मैंने उनको फोन किया, फिर 1 महीना निकल गया, फिर मैंने उनको फोन किया, फिर वो बोले कि बोला जिसको मैं बात करता था वो बोला भैया मैंने तो रिलायंस छोड़ दिया, मैं तो अब दूसरी कंपनी में काम करने लग गया। फिर मैंने उससे किसी कंसर्न बंदे का नंबर लिया, फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, और इस बात को 2.5 साल हो गए, 2.5 साल आज तक मेरे घर पे रिलायंस का कनेक्शन भी नहीं लगा है, और ना वो 2400 रुपए वापस आए, रिलायंस फाइबर का, जियो फाइबर। अब यही प्रॉब्लम है, इनकंसिस्टेंट अप्रोच। मेरे को जहां पर पार्ले जी बिस्किट पसंद है, वहीं पर मेरे को पार्ले जी का मैरी बिस्किट पसंद नहीं। मेरे को अमूल की आइसक्रीम पसंद है, लेकिन मेरे को अमूल की चॉकलेट पसंद नहीं। क्योंकि कस्टमर को टैकल करने की उन लोगों की इनकंसिस्टेंट अप्रोच होती है, और इनकंसिस्टेंट अप्रोच होने की वजह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेगा। तो कस्टमर है ना, सारे एसबीयू का लॉयल नहीं हो पाता, फिर उस वजह से सारे एसबीयू का लॉयल नहीं हो पाता। मेरे को आईफोन पसंद नहीं है, आईफोन बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, ठीक है, लेकिन मेरे को आईपैड पसंद है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ आईपैड काफी सालों से, और बहुत अच्छा चलता है और अपडेट देते रहता है। मेरे को आईपैड पसंद है, आईफोन बिल्कुल भी पसंद नहीं मेरे को। अब ये क्या हो गया, कस्टमर को टैकल करने की इनकंसिस्टेंट अप्रोच है। आईफोन आते हैं लाख लाख 1.5 लाख रुपए के, आईपैड आता है 30,000 रुपए का, 35,000 रुपए का, ऐसे भी आता है। तो ठीक है, 30-35 हजार रुपए में तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। वही मेरे को ऐसा मान लो मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप है, तो मेरे को लेनोवो के लैपटॉप पसंद है, लेकिन मेरे को लेनोवो के मोबाइल फोन पसंद नहीं, क्योंकि दोनों की डिफरेंट अप्रोच है। दोनों अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और अलग अलग तरह के सर्विसेज मार्केट में ऑफर करते हैं। तो इनकंसिस्टेंट अप्रोच होने की वजह से है ना, कस्टमर पूरे ब्रांड का लॉयल नहीं हो पाता, ठीक है, और पूरे ब्रांड का लॉयल नहीं हो पाता, तो इस वजह से क्या होने लग जाती है, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये डिसएडवांटेज है। यहाँ पर एक एसबी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, आसान है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सिस्टम। हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ये, ठीक है। वैसे तो मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग एंड कर देता हूँ, तुम लोग एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। फिर एक छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट लगेगी इसमें, तो हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांटेज का फोर्थ पॉइंट देख लो एक बार। अगर तुम्हें एक्सपेंशन करना है, ठीक है, तो एसबी स्ट्रक्चर तुम्हारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि मान लो तुम कोई नया प्रोडक्ट, कोई मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल देके समझाया, मान लो कि जैसे रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस ग्रुप है ऐसा मान, तो रिलायंस ग्रुप के बहुत सारे अलग अलग एसबीयू बना रखे हैं। अब मान लो रिलायंस ये चाहता है कि वो टैबलेट भी सेल करे, रिलायंस ये चाहता है कि वो मोबाइल फोन के चार्जर भी सेल करे, रिलायंस ये चाहता है कि वो ईयरफोन भी सेल करे। आजकल जैसे TWS ईयरफोन की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि वो ऐसी चीज भी सेल करे। तो वो क्या करेंगे, उसके लिए क्या कोई नया बिजनेस बनाएंगे ना? नहीं, उनके लिए एक्सपेंशन करना आसान, उनके लिए एक्सपेंशन करना आसान होगा। कैसे? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक डिवीजन है रिलायंस डिजिटल के नाम से, और वो वहां पर अपने नए प्रोडक्ट ले जाकर बेच सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल समझो। रिलायंस पेट्रोलियम है, तो रिलायंस पेट्रोलियम में भी दो तरह की चीजें सेल करता है। पेट्रोलियम वैसे डीजल और पेट्रोल ऐसा मान लो, ठीक है। वैसे तो वो एविएशन फ्यूल भी सेल करता है, वैसे तो वो केरोसिन भी सेल करता है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक टाइप की वैक्स निकलती है, पेट्रोल बनाते टाइम एक वैक्स निकलती है, वो भी सेल करता है। तो बहुत सारे काम है वैसे। लेकिन 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 मान लो अब रिलायंस रिलायंस ऐसा चाहता है कि वो सीएनजी भी सेल करे, ठीक है। सीएनजी गाड़ियों में डलती है आजकल, और थोड़ा सा एवरेज बढ़िया देती है उसकी वजह से गाड़ियां। तो वो ये चाहता है कि वो सीएनजी भी सेल करे। अब क्या सीएनजी के लिए उसको नए तरह के स्टेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं। नए तरह के डिपार्टमेंट या नए तरह के एसपीयू की जरूरत पड़ेगी? नहीं। उसको पता है कि सीएनजी से रिलेटेड बिजनेस कौन सा है, सीएनजी से रिलेटेड बिजनेस उसका है रिलायंस पेट्रोलियम। तो वो रिलायंस पेट्रोलियम में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर देगा सीएनजी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि अगर तुम एक्सपेंशन करते हो एसबीयू के अंदर, तो तुम्हें उस चीज का फायदा मिलता है। मान लो पार्ले ग्रुप कोई नया बिस्किट लॉन्च करना चाहता है, तो पार्ले ग्रुप कोई नया बिस्किट लॉन्च करना चाहता है ना, तो उसको सोचने की जरूरत नहीं, वो फूड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में लॉन्च कर देगा उसको, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई नया बिस्किट लॉन्च करना चाहता है,
तो नया बिस्किट लॉन्च करने के लिए उनको जरूरत नहीं है सोचने की कि वो उनके पास एक ऑलरेडी कैटेगरी है फूड प्रोडक्ट्स की, उस कैटेगरी में वो बिजनेस नया नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे। एसबीयू का ये फायदा है, अगर एसबीयू नहीं है ना तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मान लो तुम्हारी किराने की दुकान है, तो किराने की दुकान है तो किराने की दुकान तो एसबीयू की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर सारा सामान एक ही जगह रखा हो, तो एसबीयू की कैटेगरी में नहीं आने वाला, क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स भी वहीं पर होंगे। और ऐसा मान लो कि एफएमसीजी भी वहीं पर होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें वो वहीं पर एक जगह पर होगी। मान लो अब तुम्हें किराने की दुकान पे मैं आके ऑफर करता हूँ कि आप मोबाइल फोन बेचना स्टार्ट कर दो। मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं अपने मोबाइल फोन आपको लाके दे दूंगा, आप अपने यहाँ पे रखो और बेचना स्टार्ट कर दो। तुम एक्सेप्ट कर लोगे क्या ये बिजनेस प्रपोजल? तुम ये बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे क्या? बताओ देवेश। नो सर। नहीं? तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, एक्सपेंशन में प्रॉब्लम हुई तुम्हें। लेकिन अब सोचो, तुम्हारे किराने की दुकान भी है, तुम्हारे मोबाइल फोन की दुकान भी है, तुम्हारे टीवी की दुकान भी है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी है, ऐसा मान लो तुम्हारे रेस्टोरेंट भी है, सब चीजें। अब मान लो मैं एक नई कंपनी हूँ जो इंडिया में टीवी सेल करना स्टार्ट करना चाहती है। मैं ये चाहता हूँ, मेरे पास एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है जो इंडिया में नई है लेकिन टीवी बेचना चाहती है। अब मैं तुम्हें आके ऑफर दे रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे टीवी सेल करने की ट्राई कर पाओ? सर यानी एक्सपेंशन कर रहे हो, लेकिन एक्सपेंशन करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि तुम एक एसबी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो। तुम्हें पता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो कहां पर जाने वाला है। तुम ऑलरेडी उस बिजनेस को कर रहे हो, तो ऑलरेडी अगर उस बिजनेस को कर रहे हो या उससे रिलेटेड बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो एक्सपेंशन करने में फायदा हो। ठीक है, यस तो सर। आ जाओ अब वापस से स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सिस्टम देखते सर हैं। हाँ बोलो। सर डीमार्ट और ये बिग बाजार फिर सर किस कैटेगरी में आएगा? डीमार्ट बिग बाजार आ जाएगा जियोग्राफिक की कैटेगरी में, जियोग्राफिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में, इस वाली कैटेगरी में आएगा। ओके सर। क्योंकि यहाँ पर भी है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलता है जियोग्राफिक स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलता है। तो डीमार्ट बिग बाजार ये जियोग्राफिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, एसबीयू के अंदर नहीं है, एसबीयू के अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर मान लो ओके सर। ऐसा होता डीमार्ट ग्रोसरी, जैसे रिलायंस से कर रखा है ना, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट, एक दो और है रिलायंस की, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा होता है डीमार्ट ग्रोसरी, डीमार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, डीमार्ट होम अप्लायंसेस, तब बात अलग होती है, तब वो एसबीयू की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, लेकिन एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाता है वहां पर, तो फिर वो एसबीयू नहीं है। वहीं पर मोबाइल फोन भी मिल जाता है, वहीं पर डीमार्ट में नहीं मिलते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो कोई ऐसी जगह जहाँ पर कपड़े भी मिल जाए, मोबाइल फोन भी मिल जाए, घर का सामान भी मिल जाए, किराने का सामान भी मिल जाए, ठीक है, और एफएमसीजी भी मिल जाए, तो फिर वो जियोग्राफिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आ जाएगा कि एक ही जगह पर सारी की सारी एक्टिविटी, सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करने वाले लोग हैं और सारे के सारे सामान भी मिल रहे हैं, तो फिर वो फंक्शनल जियोग्राफिक स्ट्रक्चर में आ जाए। चलो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सिस्टम। जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रेटेजी बनाना मुश्किल काम है वैसे तो, लेकिन प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में, यानी स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में बात करती है, और अगर लॉन्ग टर्म के बारे में अगर तुम्हें बात करनी है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे तुम लोगों का सीएमए, सीएमए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, 3 साढ़े 3 4 साल लग जाते हैं इसमें। तो सीएमए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है ना, तुम्हें इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर तुम चीजों को कंट्रोल नहीं करो, जैसे मान लो अभी कंट्रोल करने का मतलब है कि अभी तुम्हें पढ़ाई करना जरूरी है, अभी तुम्हें रिवीजन करना जरूरी है, अभी तुम पढ़ाई नहीं करते हो, अभी तुम रिवीजन नहीं करते, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए। अगर तुम चीजों को कंट्रोल नहीं करते हो, तुम चीजों को मैनेज नहीं करते हो, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर तुम टाइम पर अपना गोल कंप्लीट नहीं कर पाओगे। गोल कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं कि गोल कंप्लीट नहीं होता, लेकिन अगर चीजों को मैनेज नहीं किया जाता ना, तो टाइम पर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अब हमें अगर गोल्स को, विजन को, मिशन को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने की यानी स्ट्रेटेजी को अगर कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के 3 तरीके होते हैं। या तो हम पर्सनल कंट्रोल करें, या हम आउटपुट कंट्रोल करें, या फिर हम बिहेवियर कंट्रोल करें। 3 तरीके होते हैं स्ट्रेटेजी को कंट्रोल करने के, पर्सनल कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल और बिहेवियर कंट्रोल। पर्सनल कंट्रोल क्या होता है? पर्सनल कंट्रोल में ध्यान से समझना, मैं कुछ चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं, मैं उनको समझाता हूं। जो बॉस होता है ना, बॉस, वो अपने सबऑर्डिनेट से, सबऑर्डिनेट उसके नीचे काम करने वाले लोग,
बॉस अपने सबऑर्डिनेट से फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, उनको बैठाकर मीटिंग करता है, सामने बातचीत करता है, और बातचीत करके क्या बताता है, वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, वो उनको मोटिवेट करता रहता है, ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है, वो उनको मोटिवेट करता रहता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। फेस टू फेस इंटरेक्शन, जैसे मान लो सचिन सर क्लास में है तो तुमसे बातचीत करें कि बोले तुम्हें कोर्स कंप्लीट करना है, इतना टाइम में कोर्स कंप्लीट होगा, फिर तुम्हें रिवीजन करना है, फिर तुम्हें टेस्ट सीरीज लेनी है, तुम्हें टेस्ट देते रहोगे, क्लास की छुट्टी मत करो, क्लास में टाइम पे आओ, क्लास में टाइम पे जाओ, 11:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है तो 11:30 बजे क्लास लेने बैठ जाओ, बातचीत मत करो क्लास के अंदर। वो मोटिवेट करते रहेंगे, वो इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, वो तुम्हें, तुम्हारी जो डिजायर है, डिजायर क्या है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी है सीए में बनना, उसको शेप देते रहेंगे, तुम्हें इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। कैसे करेंगे? फेस टू फेस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, टेलीफोन पे बातचीत करके नहीं करेंगे, ठीक है, टेलीफोन पे बातचीत करने में मुश्किल हो जाएगी क्योंकि एक जने से एक बार में एक ही बात की जा सकती है और हर को अलग अलग बात बताने से कोई फायदा नहीं, ठीक है, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे, यानी पर्सनल कंट्रोल का मतलब हो गया वन ऑन वन या फेस टू फेस इंटरेक्शन किया जाता है। डायरेक्ट सुपरविजन किया जाता है, वो तुम्हें डायरेक्टली सुपरवाइज भी करते रहेंगे, सुपरवाइज का मतलब तुम्हारे पर ध्यान देते रहेंगे, ठीक है, क्या तुम क्लास में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, तुम क्लास से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, जैसे तुम नीचे उतरते हो, मैम अगर बैठी रहती है तो तुमसे पूछ लेती है कहाँ जा रहे हो भाई, इतनी जल्दी क्लास तो खत्म हुई नहीं, पहले ही जा रहे हो, फिर तुम्हें रीजन बता के जाना पड़ता, यानी तुम्हारा सुपरविजन भी चल रहा हो। अब सुपरविजन से करने का फायदा क्या होता है? सुपरविजन से करने का फायदा ये होता है कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो तुम क्लास से निकल रहे हो, जा रहे हो, बात मैम से, मैम तुमसे पूछेगी, बोले क्या हुआ, क्यों जा रहे हो, तुम बोलोगे, बोले सर, जैसे मेरी क्लास चल रही है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम बोलोगे सर मेरे को मैम मेरे को जय सर की क्लास समझ में नहीं आती तो मैं जा, या मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसी और टीचर से ले रहा हूँ जय सर वाला सब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम है, कैसे पता लगा? सुपरवाइज करने से पता लगा। मान लो तुम प्रॉब्लम्स को नहीं बता रहे हो, ठीक है, कि जैसा से प्रॉब्लम है, तो कैसे पता लगेगा? सुपरविजन करने से पता लगेगा। सुपरवाइज कौन करेगा? बॉस करेगा। किसको करेगा? सबऑर्डिनेट को करेगा। तो डायरेक्ट सुपरविजन करेगा। क्यों करेगा? डायरेक्ट सुपरविजन करने के कारण होते हैं, ताकि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके जो उसके सबऑर्डिनेट फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके जो उसके सबऑर्डिनेट है, यानी उसके नीचे काम करने वाले लोग वो फेस कर रहे हैं, और वो उस प्रॉब्लम को बेटर, यानी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके ताकि बेटर मैनेजमेंट, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके ताकि बेटर मैनेजमेंट। अब यहां पर कौन सा बंदा पर्सनल कंट्रोल करेगा? पर्सनल कंट्रोल करेगा, पर्सनल कंट्रोल करेंगे ग्रुप ऑफ पीयर्स। पीयर्स का मतलब होता है टॉप मैनेजमेंट वाले लोग। पीयर का मतलब होता है ऊंचे वाले लोग, पिनेकल पीयर, टॉप मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं पीयर। तो ग्रुप ऑफ पीयर कंट्रोल करें। किसको कंट्रोल करेंगे? उनके नीचे जो काम कर रहे हैं लोग, जो उनके नीचे टीम्स है, उन लोगों को कंट्रोल करें। जैसे आपने ना एक टीम का कैप्टन हो गया तो कैप्टन बना दिया, अब कैप्टन सबको सुपरवाइज कर रहा है, कौन सा फील्डर कहां पर लगा हुआ है, कौन से बैट्समैन को बैटिंग करनी है, कौन से बॉलर को बॉलिंग करनी है, अभी ओवर किसको करना है, ओवर किसको नहीं करना है, ठीक है, वो बातचीत करते हैं आपस में, ठीक है, जैसे मान लो उनको डीआरएस वाला लेना होता है, डीआरएस वाला रिव्यू लेना होता है, तो वो आपस में बातचीत करते हैं, डिसीजन लेता है, फिर वो जो कैप्टन होता है वो डिसीजन लेता है कि डीआरएस लेना है या नहीं लेना, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस चीज को क्या बोला जाता है? इस चीज को पर्सनल कंट्रोल बोला जाता है, ठीक है। तो पर्सनल कंट्रोल, अच्छा, पर्सनल कंट्रोल इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग। अगर आप पर्सनल कंट्रोल करते हो तो आप सीखते हो चीजों को, ठीक है, और उसके अलावा कंपिटेंसीज टू डेवलप। कंपिटेंसीज वैसे तुम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कंपिटेंसीज, लेकिन कंपिटेंसीज का मतलब ये है कि देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रो कर रही है, जो स्टेबल है, जिसको प्रॉफिट हो रहा है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। एप्पल की स्ट्रेंथ है उसका सॉफ्टवेयर, सैमसंग की स्ट्रेंथ है उसकी आफ्टर सेल सर्विस, शाओमी की स्ट्रेंथ है उसकी प्राइसिंग, ओप्पो की, वीवो की स्ट्रेंथ है उनका कैमरा, वन प्लस की स्ट्रेंथ है ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेसेस भी होती है, ऐसा नहीं होता कि वीकनेस नहीं, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। ऐसी स्ट्रेंथ जो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास में नहीं, ऐसी स्ट्रेंथ जो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास में नहीं। जैसे एप्पल जैसा सॉफ्टवेयर है ना, एप्पल महंगा फोन है, लेकिन उसका जैसा सॉफ्टवेयर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास में नहीं, ठीक है।
अब महंगा है तो डिसएडवांटेज भी है। Xiaomi जैसी प्राइसिंग कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकती। 4 GB 64 GB का फोन मैंने अपनी ऐसा मान लो सिस्टर के घर में उसकी मदर इन लॉ के लिए मंगाया था। 4 GB 64 GB का फोन 8,000 रुपए। 4 GB 64 GB 8,000 रुपए। ठीक है, फुल एचडी प्लस फुल एचडी वाला डिस्प्ले, बहुत सारी चीजें 8,000 रुपए में कोई नहीं दे सकता। अब यहाँ पर क्या है, इन चीजों को बोला जाता है कॉम्पिटेंसीज। इन चीजों को, जैसे एक वर्ड चलता है सीसी, कोर कॉम्पिटेंसीज, इन चीजों को बोला जाता है कॉम्पिटेंसीज, जो केवल आपकी ऑर्गेनाइजेशन पजेस करती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पता भी नहीं उस चीज के बारे में। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था मैगी के, मैगी मसाला किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास में नहीं है उसका, कि किस तरह से मसाला बनाया जाता है, क्या है ऐसा उसमें स्पेशल। बहुत सारे प्लेयर्स हैं नूडल्स के मार्केट में, लेकिन मैगी मसाला बहुत सबसे ज्यादा फेमस नूडल्स है। सब, एक बार तो तुम्हें पता है मैगी मसाला बंद हो गया था। ठीक है, 1.5-2 साल तक बंद रहा था। कुछ प्रॉब्लम हुई थी उसमें, वो प्रिजर्वेटिव ज्यादा डालते हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा टाइम तक सही रह सके, और वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी ऐसा करना बंद कर, लेकिन वो मसाले का टेस्ट ऐसा है कि जितना उसको 2 साल 1.5 साल उसका बिजनेस बंद रहा ना, उसको अगले 6 महीने में उतना पैसा कमा के देती। ठीक है, तो वो क्या हो गया, कॉम्पिटेंसीज उसकी। तो कोर कॉम्पिटेंसीज ऐसी एक कोई यूनिक एबिलिटी जो केवल आपके पास में और किसी के पास में नहीं है, तो उसको बोला जाता है कोर कॉम्पिटेंसीज बोला जाता है। आगे पढ़ोगे तुम कोर कॉम्पिटेंसीज के बारे में। तो पहला तरीका है कि हम फेस टू फेस इंटरेक्शन करें, हम डायरेक्ट सुपरवाइज करें, ताकि हम उनके प्रॉब्लम को समझ सके और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके, तो इसको बोला जाता है पर्सनल कंट्रोल बोला जाता है। दूसरा है आउटपुट कंट्रोल। अब आउटपुट कंट्रोल में क्या होगा, हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को एक, जैसे तुम एक वर्ड चलता है टारगेट। ठीक है, जैसे ज्यादातर ये वर्ड जो टारगेट चलता है ना, सेल्स और मार्केटिंग वाले लोगों के लिए यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स और मार्केटिंग डिवीजन वाले लोग हैं ना, उनको दिए जाते हैं टारगेट, उनको दिए जाते हैं टारगेट। जैसे मान लो मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था किसी टाइम पर, 2007-8 में मैं आईसीआईसीआई बैंक में काम करता था। तो मेरे को है ना वहां पर सेविंग अकाउंट देखता था मैं वहां पर, तो सेविंग अकाउंट खुलवाने का टारगेट मिला हुआ था कि मेरे को महीने में 5 सेविंग अकाउंट्स खुलवा, तो मैं महीने में 5 सेविंग अकाउंट्स खुलवाता था। फिर मेरा धीरे धीरे वो क्या हुआ, मैं जब नया था तो 5 थे, फिर धीरे धीरे मैंने 5-6 महीने काम किया तो मेरे वो 5 सेविंग अकाउंट के 7 हो गए, फिर 1 साल बाद 10 हो गए। फिर ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई तो मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा सेविंग अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट खुलवाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम, क्योंकि 10,000 रुपए लोग जमा करते और वो ब्लॉक रहता, वो 10,000 रुपए निकाल नहीं सकते थे, वो निकालते उस पर पेनल्टी लगती बहुत बड़ी। तो लोग सरकारी बैंक में खाता खुलाते थे, जिसमें या तो 0 बैलेंस पे खाता खुलता था या 100 रुपए के बैलेंस पर खाता खुलता था। लेकिन पिछले 2-4 सालों में इन बैंक से क्या कर दिया, प्राइवेट बैंक ने 0 बैलेंस पर अकाउंट खोलना स्टार्ट कर दिया। आईसीआईसीआई 0 बैंक पे 0 बैलेंस पर खुलता है, आईडीएफसी खुलता है, एचडीएफसी खुलता है, कोटक खुलता है 0 बैलेंस पर अकाउंट। ठीक है, तो 0 बैलेंस पर अकाउंट खोलना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो मैंने वो छोड़ दिया काम। अब ध्यान से समझना, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एस्टिमेट करती है और फोरकास्ट करती है। एस्टिमेट, नया बंदा है तो भैया 5 अकाउंट ही खुला पाएगा महीने के, और उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्मेंस गोल्स बना देती है कि कितना उसको परफॉर्म करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है, फोरकास्टिंग करती है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस गोल्स बना देती है। अब किसके लिए बनाएगी परफॉर्मेंस गोल, एक एक एम्प्लॉय के लिए बनाएगी, एक एक डिपार्टमेंट के लिए बनाएगी, एक एक डिवीजन के लिए बनाएगी। एम्प्लॉय से मिलकर बनता है डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट से मिलकर बनता है डिवीजन, तो एम्प्लॉय सबसे छोटी यूनिट हो। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एस्टिमेट करती है, फोरकास्ट करती है, परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल हो गए एक तरह के टारगेट्स हो गए। तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के लिए, डिवीजन के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए टारगेट बनाती है, टारगेट एस्टिमेट करती है, उनको फोरकास्ट करती है। और फिर उसके बाद एक बार फोरकास्टिंग कर लिया, जैसे मान लो मेरे को बोल दिया कि आपको महीने में 5 अकाउंट खुलवाने, ठीक है, मेरे को टारगेट दे दिया। उसके बाद वो लोग मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कि मैंने एक्चुअली में कैसा परफॉर्म किया। मैंने मान लो 3 अकाउंट खुला कर दिया, तो बोलेंगे ठीक है, नए नए बंदे हो तुम, अगले महीने वापस से ट्राई करो 5 अकाउंट। फिर अगले महीने मैंने 2 अकाउंट खुला कर दिए, फिर बोलोगे भैया देखो, अब 2 महीने हो गए तुम्हें काम करते करते, अब नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ाओ नहीं तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी। अगले महीने उन्होंने मेरे को वापस से टारगेट दिया 5 अकाउंट का, मैंने वापस से 2 ही अकाउंट खुलवा कर दिया। फिर बोलेंगे भैया लास्ट मंथ है आपके लिए कि या तो आप 5 अकाउंट खुलवाओ नहीं तो हम आपको टर्मिनेट कर दें।
क्योंकि आपको और यानी हम आपको पैसा पे कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को इससे कोई फायदा नहीं है। तो मैंने अगले महीने में 2 ही अकाउंट खुला कर दिए, तो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन से निकाला। लेकिन लेकिन उन्होंने मेरे को टारगेट दिया 5 अकाउंट का, मैंने खुलवा दिए 7 अकाउंट। अगले महीने भी उन्होंने 5 अकाउंट का ही टारगेट दिया। ऐसा नहीं है कि वो अगले महीने ही टारगेट बढ़ा देंगे। मैंने वापस से खुला दिए 6-7 अकाउंट खुलवा दिए। अब जितना उन्होंने मेरे को टारगेट दिया था, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरी ज्यादा आ रही है। और हमने ये पॉइंट पढ़ा भी था। हमने ये पॉइंट पढ़ा था प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में। वो एक वो बंदा था, वो रेडियो ट्रांजिस्टर्स बना रहा था। तो वो उसका 12 यूनिट आने वाली थी, लेकिन वो 15 यूनिट बना दिया था। तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा अचीव कर लेते हो, अगर जो आपके गोल्स बनाते हैं आप उन गोल से ज्यादा अचीव कर लेते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन एक रिवॉर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करती है उन गोल्स के लिए। अगर आप ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हो तो आपको मिलेंगे रिवॉर्ड्स, आपको मिलेंगे इंसेंटिव। और इसकी वजह से एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर की वजह से एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं ज्यादा बेटर तरीके से काम करने के लिए। और इसी को कहा जाता है आउटपुट कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंसेंटिव प्रोग्राम बनाती है और आप इंसेंटिव से मोटिवेट होते हो, और मोटिवेट होने की वजह से आप ज्यादा आउटपुट देना स्टार्ट करते हो, ज्यादा बेटर तरीके से काम करना स्टार्ट करते हो। तो इस चीज को बोला जाता है आउटपुट कंट्रोल। ठीक है। और ऐसा है ना, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए काम में नहीं लेती, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हमें और लिए भी काम में लेती है। ध्यान से सुनना। मान लो कि मैं है ना शॉपिंग कर रहा हूँ। मान लो कि जैसे मिंत्रा पर शॉपिंग कर रहा हूँ या अजियो पे शॉपिंग कर रहा हूँ। तो मैंने मिंत्रा पर है ना 2 शर्ट परचेज किए और मैंने दोनों शर्ट्स को कार्ट में ऐड कर लिया। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि अगर वो 2 शर्ट भेजेंगे, मैं उनको रिटर्न कर दूंगा तो उनकी बहुत ज्यादा, एक तो है ना देखो, वो रिटर्न वाली चीजों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है दोबारा से सेल करने में, प्लस उनकी जो एक्सपेंसेस लग चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। कि उनके मान लो कुछ कुरियर वगैरह के एक्सपेंसेस लग चुके हैं, वो रिकवर नहीं हो पा। और मेरी कार्ट की जो वैल्यू है ना वो 1,000 रुपए हो रही है। तो मैं जब आगे बढ़ूंगा पेमेंट करने के लिए, तो वहां पर एक मैसेज पॉप आउट होगा। अगर आप अपनी कार्ड की वैल्यू 2,000 कर लेते हो तो हम आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे टोटल कार्ड वैल्यू। अगर आप अपनी कार्ड की वैल्यू 2,000 कर लेते हो, अब क्या कर रहे हैं वो मेरे को, वो मेरे लिए एस्टिमेट कर रहे हैं, वो फोरकास्ट कर रहे हैं, वो मेरे लिए टारगेट बना रहे हैं। अगर आप 2,000 के टारगेट को अचीव कर लोगे तो हम आपको 400 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। अब एक बात बताओ, इस चीज को सोचकर या इस चीज को पढ़कर कितने लोग उस 1,000 रुपए की कार्ड को 2,000 में कन्वर्ट कर देते हैं? बताओ, तुम सोचो कितने लोग ऐसा करते हैं? उस 1,000 रुपए की कार्ड को, जैसे मैंने मेरी कार्ड बनाई 1,000 रुपए की, उसको 2,000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, कितने लोग करेंगे? मैं बताऊं, ऐसा रेशियो निकाला था, 87% लोग ऐसा करते। उनकी कार्ड की वैल्यू 1,000 रुपए, उनके पास मैसेज पॉपअप होगा कि भाई आप अपनी कार्ड की वैल्यू को 2,000 कर दो, हम आपको डिस्काउंट देंगे, इंसेंटिव देंगे। अब इंसेंटिव से मोटिवेशन मिलता है, 400 रुपए बच गए यार, 2 शर्ट और आ जाएगी मेरे पास में। अभी 1,000 रुपए की 2 शर्ट है, ऐसे 1,600 रुपए की 4 शर्ट आ जाएगी। अभी 500 रुपए की एक शर्ट पड़ रही है, ऐसे 400 रुपए की एक शर्ट पड़ेगी। मैं 600 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को इंसेंटिव मिल रहा है और वो मेरे को मोटिवेट कर रहा है एक्स्ट्रा कपड़े ऐड करने के लिए। तो ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर, अब उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा इंसेंटिव देके उन्होंने आउटपुट कंट्रोल कर दिया। एक्स्ट्रा इंसेंटिव देके उन्होंने आउटपुट कंट्रोल कर दिया। और आउटपुट कंट्रोल करने के तो है ना इतने एग्जांपल हैं। ठीक है। तुम जब कभी है ना फ्यूचर में काम करने मार्केट में रहोगे ना, तो तुम भी आउटपुट कंट्रोल करने के बारे में बात करोगे हमेशा। मान लो कि जैसे तुम मैन्युफैक्चरिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कोई क्लाइंट आता है तुम्हारे पास में, बोलता है कि 100 यूनिट बनाकर दे दो। बोले यार काहे को 100 यूनिट बनवा रहे हो भैया यार, 100 यूनिट और आपकी 120 यूनिट बराबर ही रेट की पड़ेगी, आप 120 ही बना लो। 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए ज्यादा लगे, आप 120 बना लो। आप क्या करने की कोशिश करते हो, आप उसको इंसेंटिव देकर मोटिवेट करने की कोशिश करते हो। तो ऐसा उनके साथ भी होता है, तो ऐसे एम्प्लॉयज के साथ भी। ठीक है। अगर तुम लोग मार्केटिंग में कभी काम करोगे या तुम कभी सेल्स में काम करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें इंसेंटिव ऑफर करती है और तुम इंसेंटिव लेने के लिए ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करते हो। जैसे मेरा ब्रदर है, ठीक है, वो मार्केटिंग में काम करता है, आईसीआईसीआई बैंक में वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। उसकी सैलरी पता है कितनी है? उसकी सैलरी 13,000 रुपए, बेसिक सैलरी जो उसको इन हैंड मिलती है 13,000। लेकिन उसके इंसेंटिव पता है कितने हैं? 60-65 हजार रुपए के इंसेंटिव मिलते हैं उसको। वो बोलता है सैलरी मेरे को चाहिए ही नहीं, सैलरी बोला ऑर्गेनाइजेशन ही रखो, मेरे को तो मेरे टाइम पे इंसेंटिव दे दो। अब वो इंसेंटिव है ना, और इतने बढ़िया इंसेंटिव मिल रहे हैं ना, तो वो मोटिवेट रहता है काम करने के लिए।
उसको रात को है ना 8-9 बजे 10 बजे भी ना क्लाइंट का फोन, अगर मेरे पास स्टूडेंट का फोन आता है 10-11 बजे, मैं उनको पिक नहीं करता 10-11 बजे। अगर उसके पास क्लाइंट का फोन रात को 11 बजे भी आ रहा है ना, 12 बजे भी आ रहा है ना, वो पिक करेगा, उससे बातचीत करेगा, आराम से समझाएगा उसको 10-15 मिनट बैठ के। लेकिन क्यों समझा रहा है वो? क्योंकि उसको इंसेंटिव मिल रहे हैं इस चीज के, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसको इस चीज के। तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट कंट्रोल। और तीसरा है बिहेवियर कंट्रोल। मान लो पर्सनल कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है, मान लो पर्सनल कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन काम हो रहा है, वन फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मान लो टारगेट भी अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो अब क्या करना स्टार्ट कर दो कि ऑर्गेनाइजेशन, एक और तरीका है चीजों को कंट्रोल करने का, स्ट्रेटेजी को कंट्रोल करने का, और उसको कहा जाता है बिहेवियर कंट्रोल। अब यहां पर है ना, तुम आउटपुट कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम यहां पे बिहेवियर कंट्रोल करो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझ लो। बाय डिफॉल्ट लगभग सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग आवर्स है वो 10 से 6 ही क्यों होता है? वो 8 से 4 या 9 से 3 या 10 बजे से रात को 8 बजे तक क्यों नहीं होता? ऐसा 10 से 6 ही क्यों बोलते हैं बाय डिफॉल्ट? जबकि लोग 10 बजे नहीं पहुंचते और लोग 6 बजे छुट्टी भी नहीं करते, लेकिन बोला जाता है 10 से 6 काम कर। अच्छा, एक और चीज समझो, एक और चीज समझो। मार्केट में घूमने वाले लोग, फ्रंट ऑफिस में बैठने वाले लोग फॉर्मल ड्रेस ही क्यों पहनेंगे? फॉर्मल ड्रेस पहनना ऐसा क्यों जरूरी है उनको कि फॉर्मल ड्रेस पहन के ही बैठे? तभी आप मार्केट में जा सकते हो, तभी आप क्लाइंट से मिल सकते हो, तभी आप फ्रंट ऑफिस में बैठ सकते हो। ठीक है। आज एक बात बताओ, मान लो मेरे को ऐसा कहा जाए कि बोला आपको देखो काम करना है, आपको काम करना है, मैं किसी, मान लो जैसे आईसीआईसीआई बैंक में गया, तो मेरे को वो 10 से 6 के लिए नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं आपको काम करना है, महीने के 5 अकाउंट खोल के देने हैं, आप ऑफिस आ रहे हो नहीं आ रहे हो हमें कोई लेना देना नहीं है, कितने बजे आ रहे हो कितने बजे जा रहे हो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें महीने के 5 अकाउंट खुले हुए मिल जाने चाहिए, कैसी ड्रेस पहन रहे हो कैसी ड्रेस नहीं पहन रहे हमें कोई लेना देना नहीं, महीने के 5 अकाउंट आप खोल के दे। क्या आईसीआईसीआई बैंक ऐसा किसी को ऑफर कर सकता है? ऐसा ऑफर होता है, लेकिन पता है सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में ऐसा ऑफर होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ऐसा ऑफर होता है, बाकी और किसी इंडस्ट्री में ऐसा ऑफर नहीं होता। तो आईसीआईसीआई बैंक ऐसा ऑफर नहीं करेगी। तो अगर वो ऐसा ऑफर नहीं करेगा तो वो क्या बोलेगा, भैया 10 बजे आओ, हाजिरी लगाओ, मार्केट में निकलो, कस्टमर से बात करके आओ, हम आपको लीड दे रहे हैं, क्लाइंट से बात करके आओ, उसको उसको सेटिस्फाई करो, उसकी नीड्स के बारे में पता लगाओ, उसको अकाउंट खुलवा कर दो, और शाम को 6 बजे वापस जब ऑफिस बंद हो, 7 बजे ऑफिस बंद हो, तो आप अपनी इवनिंग की अटेंडेंस लगा के दो। अब दैट इज कॉल्ड बिहेवियर कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर सेट कर लेती है। ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट रुको, ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर सेट कर लेती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का बिहेवियर, उनके एक्शंस को, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का, अब ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन भी हो सकता है, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सबके लिए बात है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों, फंक्शन और डिपार्टमेंट के बिहेवियर को, उनके एक्शंस को डायरेक्ट कर सके, डायरेक्ट करने का मतलब मॉनिटर कर सके, उनको देख सके, उनको समझा सके, इसको कहा जाता है बिहेवियर कंट्रोल बोला जाता है। डायरेक्टर, तुमने सुना है ना, डायरेक्टर बताता है कि एक्टिंग कैसे करनी, ठीक है, शाहरुख खान मूवी कर रहा है, अक्षय कुमार मूवी कर रहा है, डायरेक्टर उनको बताता है कि भाई ऐसी एक्टिंग करनी है, इस तरह से काम, इस तरह से एक्सप्रेशन आने चाहिए, इस तरह का डांस करना है, इस तरह का शॉट होने वाला है। तो डायरेक्शन, डायरेक्टर उसको बोलते हैं, डायरेक्ट करना उसको बोलते हैं, आपको समझा रहा है रूल्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, हर एक इंडिविजुअल को समझा रहा है, हर एक फंक्शन को समझा रहा है, हर एक डिपार्टमेंट को समझा रहा है, ताकि वो उनको फॉलो करे। ठीक है। जैसे हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, मान लो जैसे मैं बचपन में पढ़ाई नहीं करता था, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बचपन में पढ़ाई नहीं करता था, तो पापा मेरे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए रूल्स बनाते, प्रोसीजर्स बनाते थे, मेरे को उनको फॉलो करना पड़ता कि शाम को 6 बजे से 7 बजे तक या 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। और नहीं देते थे, फ्रेंकली बता रहा हूँ, मेरे पापा खाना नहीं देते थे, कई बार ऐसा हुआ मेरे को। मम्मी दे देती थी रात को आके चुपके से, लेकिन पापा खाना नहीं देते। अच्छा पापा, वो पापा मम्मी की साजिश थी ऐसा मान, पापा ही बोल देते होंगे कि जाके खाना दे उसको, लेकिन नहीं देते थे। अब मेरे को क्या लगने लग गया, प्रॉब्लम होने लगी, मैं अपने बिहेवियर को चेंज करना स्टार्ट कर दिया।
बोला पापा तो खाना नहीं देंगे, प्रॉब्लम होने लग जाएगी। मम्मी ने भी बाद में 1 बार 2 बार देना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि भाई ठीक है, बिहेवियर कंट्रोल नहीं हो पाएगा इससे, तो उन्होंने बंद कर दिया। अब मैंने अपने आप को चेंज किया इसके बाद, बिहेवियर कंट्रोल किया मैंने अपने आप। तो क्या बना दिया, जैसे हमारे घर में रूल्स प्रोसीजर होते हैं, रात को 10 बजे बाद नहीं आएगा भाई तू, मेरे लिए भी रूल्स है, मेरे लिए भी रूल्स है कि रात को 10 बजे 11 बजे बाद में घर पे नहीं जाऊंगा। बोले जहाँ पे वहीं पे रुक जाना। मान लो मैं अपनी मौसी के घर गया हुआ हूँ, मेरे को 11 बज गए, मेरे घर वाले बोलते हैं कि जहाँ पे वहीं पे मौसी के घर है, मौसी के घर ही रुक जा, यहाँ पे मत आ 10-11 बजे। तो रूल्स प्रोसीजर्स है वो सेट किए हुए, फॉलो करने पड़ते हैं। फॉलो करने की वजह से फायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, बिहेवियर कंट्रोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। मेरे पापा को हर महीने 20,000 रुपए देने पड़ते हैं। बोला तू घर में रह रहा है, ठीक है, तेरा खर्चा हो रहा है, तेरे बच्चों का खर्चा हो जाए, 20,000 रुपए तू महीने के दे। अब मान लो ऐसा रूल प्रोसीजर नहीं हो, ऐसे कोई रूल्स फॉलो नहीं करने, अब प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है मैं कमाई भी नहीं करूं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पापा मेरे को खाना खिलाते हैं। मैं कमाई नहीं करूंगा, कमाने नहीं चाहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, काम ही नहीं करूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अपने काम करने वाले एम्प्लॉयज के एक्शंस को डायरेक्ट नहीं कर पाते, आप उनको समझा नहीं पाते, आप उनके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो लोग है ना काम करके कभी नहीं देने वाले। अब बिहेवियर कंट्रोल का मेन पर्पस है ना, कभी भी गोल्स अचीव करना नहीं होता, या गोल्स को स्पेसिफाई करना नहीं। उन लोगों का पर्पस होता है कि उन गोल्स तक पहुंचा कैसे जाए। वो रास्ता बताते हैं गोल्स तक पहुंचने का। वो लोग कभी भी गोल्स को अचीव करने के बाद में बात नहीं करते, वो लोग ये बताते हैं कि गोल्स यानी जो भी तुमने स्ट्रेटेजी बना रखी है, उस स्ट्रेटेजी तक पहुंचा कैसे जाए। अब एक चीज देखो, और देखो, अगर तुमने जो रूल्स रेगुलेशन जो तुमने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो स्टैंडर्ड है, अगर तुम्हें पता है उसके बारे में, तो तुम्हें आउटकम प्रेडिक्ट करना आसान होगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बिहेवियर को कंट्रोल करने की वजह से मैं पढ़ाई जाना, यानी ऐसा मान लो अगर मेरे पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि मैं बिहेवियर को कंट्रोल करने की वजह से थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करना स्टार्ट कर दूंगा, मेरे मार्क्स अच्छे आने लग जाएंगे, उनको आउटकम के बारे में प्रेडिक्ट, आउटकम के बारे में पता था उनको, तो वो क्या करेंगे, वो उसी तरह के रूल्स वगैरह सेट करना स्टार्ट कर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैनेजमेंट जो होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, वो इन बिहेवियर कंट्रोल रूल्स को बार बार रिव्यू करता रहता है। वो इन बिहेवियर कंट्रोल रूल्स को है ना ओवर टाइम रिव्यू करता रहता है, और उसके बाद रिव्यू करने पर अगर उनमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस भी करते हैं। ठीक है। तो ये हो गए अपने 3 तरह के कंट्रोल सिस्टम, पर्सनल, आउटपुट एंड बिहेवियर। अब एक काम किया करो तुम हमेशा, जैसे मैं तुम्हें आके एक बार है ना हर क्लास से पहले समझाता हूँ कि हमने लास्ट वाली क्लास तक क्या क्या पढ़ा है, तुम एक बार गो थ्रू किया करो सब चीजों को, जल्दी जल्दी पढ़ लिया करो। जैसे मान लो टोटल नंबर ऑफ पेजेस, आज तक हमने टोटल नंबर ऑफ पेजेस 7 पढ़े हैं, तो अब कल से 8 पेज स्टार्ट होगा, तो 7 पेज पढ़ोगे। पढ़ना है तुम्हें, याद नहीं करना है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। तो तुम्हें 7-8 मिनट लगेंगे बस। तो 7-8 मिनट में 7 पेज पढ़ लिया करो। फिर कल, जैसे मान लो कल मैं क्लास लूं और कल 2 पेज और हो जाए, तो कल तुम्हारे लिए 9 पेज हो जाएंगे, 9 नंबर ऑफ पेजेस हो जाएंगे, 9। यानी तुम वही पढ़ रहे हो, तो अब तुम्हें कल जैसे 10 मिनट लगे थे, तो आज 12 मिनट लगे। तो यहाँ पर है ना, जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, उतना पढ़ लिया करो, याद मत किया करो, याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, याद अपने आप होता है। ठीक है। एग्जाम का प्रेशर जब होगा ना, तब अपने आप सब चीजें याद होगी। तो याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम बस जो भी मैं पढ़ाता रहा हूँ उसको पढ़ लिया करो। ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही काफी है, और अपन फिर कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ध्यान रखना तुम।